नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी कक्षा 10वीं में है तो आप सभी स्टूडेंट को जैसा कि पता है कि आपका कल यानी 16 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो होने वाला है। तो अब आपके पास है कम से कम एक दिन का है समय है वो बच्चा है और इस एक दिन के समय में हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी उन स्टूडेंट के लिए रहने वाला है जो कल एग्जाम देने वाला है 16 मार्च को। तो एक बार है वो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पेपर है 80 नंबर का रहेगा और टाइम है वही होएगा आपका 3 घंटे 15 मिनट। और ये निर्देश आप पढ़ सकते हो, वैसे आपने पढ़ लिया, काफ़ी सारे निर्देश पढ़ लिए, अब क्या निर्देश को पढ़े है ना, अब तो हमको तैयारी करनी है ना। इसमें देखिएगा पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। विश्व बैंक जो कि क्या करता है, केवल जो विकासशील देश है ना, जैसे विकासशील देश मतलब जैसे जो विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है ना, विकास कर रहा है, जैसे अपना भारत देश है अभी विकसित हो रहा है, सभी जगह सुविधाएं थोड़ी उपलब्ध है ना, तो इस प्रकार है वो विकासशील देश है भारत है ना। तो उनके लिए क्या करता है, ऋण है वो देता है। कौन देता है? विश्व बैंक है वो देता है। ठीक है, तो इन्होंने जो काम करना है वो कब से शुरू किया? विश्व बैंक है, आईएमएफ है, इन्होंने औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। कब किया भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर द ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 1947 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1947 में। ठीक है, अब देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन है दूसरा। और एक और बात बताऊंगा आपको, आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की विख्यात छवि को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया है? स्वदेशी आंदोलन मतलब क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने जो देश की वस्तु है ना, अपने देश की वस्तु को तो क्या है, अपनाना है ना, उनका उपयोग करना। और जो दूसरे देश है ना, दूसरे देश हैं जैसे चाइना वगैरह है ना, तो उनकी वस्तुओं का क्या करना, बहिष्कार करना था। ठीक है, ये होता है स्वदेशी आंदोलन है ना, इसका उद्देश्य होता है। तो इस आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की विख्यात छवि को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया है? तो किस विख्यात किसने है वो यहाँ पर दर्शाया? तो यहाँ पर बताऊंगा, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा। और मैं आपको आगे है ना, जैसे ही आपका कल है ना समाज विज्ञान का पेपर हो जाएगा, मैं आपको इसकी आंसर की है वो फुल बताऊंगा। और एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है, आप सच नहीं मानोगे, सबसे पहले मैं आपको आंसर की बताता हूँ, एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जुड़ जाना है और 11:40 पे मैं लाइव आ जाऊँगा वैसे। ठीक है, और आपको 11:50 तक आप घर पे पहुंच जाओगे आराम से है ना, कोई 12 बजे पहुंचेगा। लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट शहर में से हैं, ठीक है, या फिर गांव में से, तो उनका सेंटर अगर नज़दीक है तो वो जल्दी से जल्दी मेरे को क्या भेज देंगे, क्वेश्चन पेपर भेज देंगे। तो जितना हो सके जल्दी क्वेश्चन पेपर भेज देना मेरे को टेलीग्राम पर। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी मेरे को क्वेश्चन पेपर सेंड करना है ताकि मैं आपको सबसे पहले आंसर किए वो दे सकूँ। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन है। इस 1860 के दशक में भारतीय बुनकरों के सामने जो नई समस्या खड़ी हो गई थी वो कौन सी समस्या थी? जो क्या थी? 1860 के दशक में थी है ना, भारतीय बुनकर थे ना, उनके सामने खड़ी हो गई थी। क्या ऐसी कमी आ गई थी वो बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? बुनकरों को जो अच्छी गुणवत्ता के है ना कच्चे कपास, बुनकरों को अच्छी गुणवत्ता है ना, अच्छी गुणवत्ता के जो कच्चे कपास है ना, उनकी पर्याप्त आपूर्ति है वो नहीं मिल पाती, मतलब अच्छी कपास की है वो ना मिलना। यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा चौथा है, अमर जीवन नामक आत्मकथा है वो किसने लिखी? पहली बात तो कब लिखी, अगर आप जरूर थोड़ी है ये पूछेगा किसने लिखी, तो आपको पूछा जा सकता है कि कब लिखी। तो 1876 में प्रकाशित हुई थी। पहली बात तो ये लिखना है ना, कब प्रकाशित हुई? 1876 में प्रकाशित हुई है ना। और इसकी खास बात करें तो यह किसी भारतीय महिला ना द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। ठीक है, कौन सी पहली आत्मकथा है? अमर जीवन। और किसी बंगाली महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है ना। जैसे राजस्थानी अगर मान लीजिएगा रस सुंदरी देवी है ना, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? रस सुंदरी देवी है ना। अगर ये राजस्थान होते तो राजस्थान में क्या हम प्रथम नहीं मानते? अगर भारत में प्रथम है तो राजस्थान में भी प्रथम होगा ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार है यहाँ पर, एक तो भारत में भी प्रथम हो जाएगा रस सुंदरी देवी, इन्होंने सबसे पहले आत्मकथा लिखी, भारतीय महिला थी। और एक बंगाली थी। ठीक है, बंगाली पहली आत्मकथा है वो बंगाली महिला द्वारा लिखी गई है ना। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा है ना, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप भारत में प्रथम आ रहे हो तो राजस्थान में भी प्रथम आ रहे हो ना, अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में भी प्रथम आ रहे हो ना,
है ना। पांचवा है लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली जो मृदा है वो पाई जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दक्कन के पठारी क्षेत्र में, क्या हो जाएगा, दक्कन के पठारी क्षेत्र में। आगे वाला देखिएगा 6 नंबर है, 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव है वो पास किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव वो पास किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, और कब किया, तो 1988 में किया। तो जरूर थोड़ी आपको पूछे कौन सा राज्य था, है ना, कब किया वो भी पूछा जा सकता है। तो आपको 1988 याद रखना है और उड़ीसा राज्य ने पहला प्रस्ताव पास किया। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किससे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो एल्यूमिनियम जो प्रगलन उद्योग है ना, कच्चे माल के रूप में जिससे प्रयोग करता है वो है बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट। यहाँ पर एकदम है आपका सही है, वो हो जाएगा। ओके, और एल्यूमिनियम गलाना, आपको एक बात ध्यान रखनी है, एल्यूमिनियम गलाना धातु कर्म उद्योग से संबंधित है। आपको पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम गलाना किस उद्योग से संबंधित हैं। ठीक है, तो याद रखना धातु कर्म उद्योग। ठीक है, क्या लिखना, धातु कर्म उद्योग। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, देखिएगा, कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु साइक पतन किससे विकसित है वो किया गया। तो यहाँ पर यह बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा हल्दिया को। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट, बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन है वो किए। तो यहाँ पर 4 किए। ठीक है, और कब कब किए, तो 1970 से 1993 के बीच है वो कुल 4 संशोधन है वो किए। किसमें किए भाई, संविधान संशोधन किए, है ना। हाँ, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है वो नहीं है। तो राजस्थान संघीय है, तेलंगाना भी है, उत्तराखंड भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी नहीं है। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा आगे वाला 11th है, आज भारत में जिस कारण से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप में बदलाव आ रहा है वह कारण है। ठीक है, तो आर्थिक विकास हो जाएगा, पेशा चुनने की आज़ादी, मतलब हम क्या नौकरी करना चाहते हैं, है ना, वो हम खुद चुन सकते हैं। शहरीकरण हो रहा है, गाँव से शहर में जा रहे लोग, है ना, वहाँ पर उनको ज्ञान हो जाता है बाकी काफ़ी सारी चीज़ों का। तो ये सभी हैं वो सही हो जाएगा, है ना। आगे वाला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर है, निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है। ठीक है, पूछा है चुनौती है तो हम 3 बता देते हैं, मतलब। ठीक है, और इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो कि चुनौती है ही नहीं। ठीक है, तो वो याद रखना है। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना ये भी चुनौती है ना, है ना, आंतरिक लोकतंत्र है वो रखना है। और वंशवाद, वंशवाद तो हो रहा है ना। वंशवाद मतलब जैसे आप एमएलए हो तो आप सोचोगे कि मेरा बेटा आगे वो भी एमएलए बने, है ना। तो ये तो चुनौती है, बिल्कुल है, चुनौती है। हम कि उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको जितवा सकते हैं ना, राजनीतिक दलों के लिए। पैसा और आपराधिक तत्वों का गठजोड़ ये भी चुनौती है, लेकिन सारथी विकल्प का होना ये चुनौती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन है यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ओके, आगे वाला चलते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अनौपचारिक उधारदाता नहीं है वह है। तो यहाँ पर सहकारी समिति सही हो जाएगा। फिर 15 है, भारत में वैश्वीकरण ने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी की है। ठीक है, तो किसके लिए की गई है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौती है वो खड़ी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। देखो ऊपर तो आपके कितने एमसीक्यू आएंगे, 15 एमसीक्यू आने वाले हैं, और नीचे खाली जगह आपकी लगभग आने वाली है 7। ठीक है, कितने खाली जगह, 7 खाली जगह है, तो 15 और ये 7 है, 22 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएगा ना। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका स्वदेशी हो जाएगा ना। भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन स्वदेशी क्या हो जाएगा, स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए, स्वदेशी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका पूरा लिख देता हूँ, स्वदेशी। ओके, गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया था, गुटेनबर्ग ने कौन सा आविष्कार है वो किया था, जैतून प्रेस। ठीक है, जैतून प्रेस यहाँ पर सही है ना। तीसरा है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वस्थ शैक्षिक स्तर हो गया, एक तो शैक्षिक मतलब शिक्षा कितनी है, और आय कितनी मतलब वो कितना कमाता है, और उसकी हेल्थ कैसी मतलब स्वास्थ्य स्थिति क्या हो जाएगा यहाँ पर
स्वास्थ्य स्थिति है यहाँ पर सही हो जाए, स्वास्थ्य लिख दिया, फिर आपको स्थिति है वो लिख देनी, ठीक है, फिर क्या लिख देनी, स्थिति। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना कहलाता है, तो वैश्वीकरण कहलाता है, वो तो हो गया वैश्वीकरण, ये तो आपको पता है, वैश्वीकरण क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण, है ना। नेक्स्ट देखिएगा आगे वाला 5वां है, अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं, तो किसके सामने रखते हैं भाई, अलग अलग नीतियाँ हैं, मतदाता कहाँ पर काम आता है भाई, हम वोट कहाँ पे डालते हैं, राजनीतिक दलों में, कोई ना कोई राजनीतिक दल होता है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं, तो राजनीतिक दल, यहाँ पर राजनीतिक दल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर है, आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक देशों की तुलना में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा है ना, देश की तुलना में क्या है, अच्छा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर झगड़े आम होते जा रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, अंतर्राज्यीय हो रहे हैं, ठीक है, अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय, यहाँ पर से हो जाएगा। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट करना, एक तो बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट करना है, और मैं आपको इसका भी आंसर बता रहा हूँ अभी, ठीक है, एक तो बहिष्कार का अर्थ बताना है, और एक है भारत में कपड़ा बुनकरों को एक साथ किन 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वो दोनों हैं आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है, तो दोनों मैं इसका भी आंसर है आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो, कहाँ गया, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है। पहले का आंसर बहिष्कार का अर्थ लिखना है, पहला किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, ठीक है, किसी के साथ संपर्क करना, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, मान लीजिए उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे ही ये सही नहीं है, लेकिन किसी का साथ संपर्क, आप पहले बहुत ही बातें करते थे अपने दोस्त के साथ, ठीक है, फॉलो करते थे, और फिर क्या किया आपने, जुड़ने से इनकार करना, है ना, ये गतिविधियों में हिस्सेदारी, वस्तुओं की खरीद या उपयोग आदि से क्या करना, इनकार करना क्या कहलाता है, बहिष्कार है वो कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार जो वस्तुएं होती ना, ये मोबाइल है, ये मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है, ये चाइना का है ना, ये मैं नहीं खरीदूंगा ना, मैं इंडिया का खरीदूंगा, जो अपने देश का है, भारत देश का, वो खरीदूंगा, है ना, तो इस प्रकार से आप मान सकते हो वो बहिष्कार कहलाता है ना, ये हो गया आपका। आगे देखिएगा, हमें कपड़ों बुनकरों के सामने जो समस्या आ रही थी वो लिखनी है। एक तो होती है कि भारत में कपड़ा बुनकरों का निर्यात बाजार ढहरा था और स्थानीय बाजार है वो सिकुड़ने लगा था, ठीक है। और जॉबर क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन साइज जॉबर का ही है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार क्या है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, जॉबर कौन कहलाता था और गृह युद्ध से क्या आशय, जॉबर कौन कहलाता था और गृह युद्ध से क्या आशय है, दोनों हम इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको है ना, जैसे ही आपका आज पेपर हो जाएगा, कल पेपर हो जाएगा, हम आपको सबसे पहले आंसर की हैं वो बताएंगे, सबसे पहले आंसर की बताने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा जॉबर कौन कहलाता भाई, तो इसमें देखिएगा उद्यमी मिलों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक विश्वस्त कर्मचारी रखते थे, जो क्या कहलाता था, जॉबर कहलाता था, मतलब कि हमको ये इतने मजदूर चाहिए, नए मजदूर चाहिए, तो उसके लिए एक विश्वास, जिसके ऊपर विश्वास रहता है ना, उसको जॉबर कहते थे, मतलब कि तू यहाँ पर रहेगा और लोगों की तलाश करेगा, है ना, भर्ती के लिए, है ना, ये आपका जॉबर हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है भाई, कहाँ पर, गृह युद्ध किसे कहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसका आंसर ये रहा, किसी मुल्क में सरकारी विरोध समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध, मतलब घर में ही लड़े रहेगी, कुल मिलान घर में ही लड़ी रहेगी, है ना। अब देखिए क्या 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ इसको देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन कहाँ भैया, लैंगिक असमानता के कोई दो आधार लिखने, ठीक है, लैंगिक असमानता के कोई 2 आधार लिखने हैं, और राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख चुनौतियों के उल्लेख हैं वो लिखने हैं, ठीक है, और निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो स्त्री पुरुष, 5वें का क्या हो जाएगा, स्त्री पुरुष के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ हैं, स्त्री पुरुष की तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं, और 6ठा है राजनीतिक दलों के सामने कोई चुनौती आ रही है वो लिखनी है, तो राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, और राजनीतिक दल वंशवादी नेतृत्व की चुनौती है वो झेल रहे, ठीक है, कि मेरा बेटा लड़ेगा, फिर वो बेटा बड़ा हो गया तो कि वो बेटा कहता कि मेरा बेटा लड़ेगा, है ना, आगे प्रधानमंत्री वो बनेगा, है ना, अब कुछ ऐसे ही चल रहा है अभी, है ना, तो ये आपका यहाँ आप इस पर लिख दोगे, है ना, ये आपका सही हो जाएगा। और फिर है निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ अर्जित करना है, ठीक है, अधिकतम लाभ अर्जित करना है। निजी क्षेत्र मतलब कोई भी, जैसे कोई भी आप मान सकते हो, प्राइवेट स्कूल मान सकते हो ना, उनका उद्देश्य क्या होता है भाई,
कि हमको अधिक से अधिक लाभ है वो कैसे हो, ठीक है, हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है वो कैसे आए हैं ना, ये आपका इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका अगला 8th नंबर है क्वेश्चन, आगे देख सकते हो यहाँ पर 7 हो गए। व्यापार अवरोधक से क्या उपाय? व्यापार अवरोध, व्यापार में मतलब अवरोध आ जाता है, रुकावट है आ जाती है, वो होता है व्यापार अवरोधक, है ना। चिपको आंदोलन का महत्व बताना है, आधारभूत उद्योग क्या है उदाहरण देकर बताना है, ठीक है। तो तीनों का आंसर है, मैं आपको इसके माध्यम से वो बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, लिखा हुआ है इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वरना समझ में नहीं आता है ना। हाँ, आगे वाला देखिएगा, व्यापार अवरोधक क्या होता है? व्यापार अवरोधक सरकार द्वारा लगाई गई वे प्रतिबंध जिनसे वह विदेशी व्यापार को क्या करती है, नियमित है वो करती हैं, ठीक है। 9th नंबर है, हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई, चिपको आंदोलन के बारे में बताना, तो यह इसका आंसर है हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई रोकना तथा सामुदायिक वनीकरण करना आदि कार्य चिपको आंदोलन के अंतर्गत शामिल हैं वो किए गए हैं, ठीक है। फिर 10वां है आपका, जैसे आधारभूत उद्योग क्या है इसका उदाहरण बताना है, तो वह उद्योग जो उपभोक्ताओं वस्तुओं के लिए मशीनों का निर्माण करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग हुए, है ना। और फिर है आगे वाला क्वेश्चन है वो देखिएगा, आगे वाला चौथा क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, ये रहा, है ना। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हैं वो कब हुए और इस समझौते की प्रमुख बातें वो क्या थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, और फिर एक मैप वाला क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ, है ना। हाँ, इसका आंसर देखिएगा यहाँ पर 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। अगर आप 1931 लिख दोगे तो भी आपका सही होगा, और 5 मार्च 1931 लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। और इसकी मुख्य बातें थी, गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को क्या हो गए, सहमत हैं वो हो गए, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की सहमति है वो हो गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर है वो आप लिख दोगे, है ना। अब देखिएगा आगे वाला किसने, मुद्रण ने हिंदू धर्म सुधारकों और रूढ़िवादियों को किस प्रकार प्रभावित किया वो लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लिख दोगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जैसे ही आपका पेपर हो जाए वहाँ पर मेरे को भेज देना, ओके। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे का भारत से उदाहरण दीजिए, जातिगत असमानता के स्वरूप को स्पष्ट करना है, ठीक है। और फिर है, विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में कितने तरह के राजनीतिक दल हैं, ठीक है। और फिर है, इसी प्रकार किन्हीं 2 संस्थागत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा सफल रही है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना उनके आंसर मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। वस्तु सेवाओं और निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ना है, ये कौन सा माध्यम संक्षिप्त में समझाना है, उपभोक्ता के चुनने के अधिकार को स्पष्ट है वो करना है, ठीक है। और फिर है, उत्खात भूमि किसे कहते हैं, बाढ़ से बचाव के लिए 3 है सुरक्षा उपाय है वो सुझाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है ना, ऐसा कुछ आप लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा ना। राज्य राजमार्ग के इनके निर्माण व रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी है वो होता है, सेक्शन सी आ चुका है, और इनमें से 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से आपको एक करना है। जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ और जूट का उपयोग बताइए, कपास पर एक भौगोलिक लेख लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना करनी है। और पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से समझाने, अथवा में संघीय शासन व्यवस्था के गठन हेतु रखकर संघ बनाने को शोधना है वो समझाना है, ठीक है। और फिर प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, और असंगठित क्षेत्र की जो भी विशेषताएं हैं वो उनको बताना, ठीक है। और आगे आ चुका है सेक्शन डी, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, और अथवा में आप ये भी नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार आगे वाला जल एवं की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, और नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका मानचित्र का है, इसमें मानचित्र में आपको दर्शाना है, देखो दोनों में से कोई भी दर्शा सकते हो, ठीक है। या तो आप ये पूरा दर्शाओ, इनमें से 4 में से मान लीजिए आपको 1 आता है और नीचे 4 वालों में से आपको 2 आते हैं, तो आप नीचे वाला करो, ठीक है, नीचे वाला करो, है ना। जैसे सतपुड़ा है, साबरमती है, विजयवाड़ा है, अमरकंटक है, नागपुर, कोरापुट, विस्यम, मोगा और दुर्ग, ठीक है। इसका आंसर भी आप है वहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर इसको दर्शा सकते हो, जैसे सतपुड़ा है यहाँ पर दर्शा सकते हो, सतपुड़ा, साबरमती और विजयवाड़ा और अमरकंटक, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार नीचे वाला क्वेश्चन का दर्शा सकते हो, भारत का मानचित्र ही आएगा आपका, है ना, भारत का मानचित्र ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर नागपुर, दुर्ग और कोरापुट और शिवमोगा ऐसे ही दर्शाना आपको, ठीक है। अंदर नाम नहीं लिखना, लेकिन आपको यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया, तीर का निशान और शिवमोगा, ठीक है। इस प्रकार आप दर्शा सकते हो, ओके, बिल्कुल इसी तरह, है ना। और यही कुछ क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपको शेयर किया, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर हैं वो लेके आता रहूँगा। और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेलीग्राम जरूर ग्रुप हैं वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।